दुनिया के इतिहास में एक दूसरे को जीतने के लिए, दूसरे राज्य को जीतने के लिए अगर कोई तरीका है तो वो युद्ध का तरीका है। युद्ध के बदौलत दुनिया के अगर कोई एक देश दूसरे देश पर उसको जीतना चाहता है तो वो रास्ता है युद्ध का रास्ता। युद्ध सेनाओं के रास्ते उस क्षेत्र को जीत लिया जाता है, या तो वहाँ के राजा को, शासक को मार दिया जाता है, उसकी बदौलत बाद वहाँ की पब्लिक पर शासक किया जाता है। शासक कैसे किया जाता है? या तो वहाँ की आम जनता पर टैक्स, अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाता है, या उनके शारीरिक शोषण किया जाता है, या उनको बंदी बनाकर जो उग्र होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा तमाम दुनिया देशों के इतिहास में ऐसी परिपाटी है, ऐसा मैंने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन भारत के पास एक और परिपाटी है। मौर्य राजाओं के पास सीमाएं जीतने के लिए तो उनकी सेना थी, लेकिन सीमाएं जीतकर और वहां की जनता पर शासन करें, उस आम जनता के दिलों को जीत कर और हमेशा के लिए वहां की आम जनता को वैचारिक रूप से अपनी ओर आकर्षित करें, ऐसा औजार मौर्य राजाओं के पास था। वो कौन सा हथियार था, कौन सा औजार था, वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना BS 563 यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से हम आपको भारत के गौरवशाली अतीत और इतिहास और भारतीय जो पुराना कल्चर है, पुराना इतिहास, उसको मैं इस चैनल पर आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। जी साथियों, मैं आपको अब लेके चल रहा हूं कि भारत के इतिहास में मौर्य राजाओं के पास वो कौन से दो औजार थे, कौन से वो दो हथियार थे, जिसकी बदौलत मौर्य राजाओं ने पूरे संपूर्ण जम्बूद्वीप की सीमाओं को लांघकर और सीधा सीधा ईरान तक उनकी शासक नीति की सीमाएं कंटिन्यू जुड़ी हुई थी। साथियों, मौर्य सेनाएं तो सीमाएं जीतने के लिए मौर्य राजाओं के पास बहुत शक्तिशाली सेना थी। उसके बाद मौर्य राजाओं ने कभी उस जीती हुई सीमाओं पर वहां की आम जनता पर कभी अत्याचार नहीं किया, वहां की जनता पर कभी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया, वहां की जनता को कभी बंदी नहीं बनाया, वहां की जनता को कभी जेल में नहीं डाला। सीमाएं जीतने के पश्चात उनके पास एक और औजार था और हथियार था। वो औजार क्या है? वो है बुद्ध धम्म का औजार। क्योंकि वही धम्म के बदौलत वहां की जनता के दिलों को वो जीत लेते थे, और वहां की जनता हमेशा मौर्य राजाओं के लिए वो एक सार्थक
शासक बन जाते थे, मजबूत शासक बन जाते थे, क्योंकि वहां की जो आम जनता थी वो जनता ये चाहती थी कि इससे अच्छा शासक मुझे आज तक कभी मिला नहीं है। क्योंकि मौर्य राजाओं के पास वो धम्म शासन प्रणाली थी जिसके बदौलत लोक कल्याणकार करने के लिए मौर्य राजा प्रतिबद्ध थे। उनका सीधा सा कहना था कि कुछ भी हो, मेरी प्रजा किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होनी चाहिए। और ये मौखिक नहीं है, उन्होंने जहां भी उनका शासन गया वहां पर एक खंबा गड़वा दिया, उस पर लिखवा दिया कि समस्त प्रजा हमारी संतान है और इसको किसी भी कीमत पर मैं दुखी देखना नहीं चाहता हूं। और वही सम्राट अशोक की वो शासन प्रणाली समस्त जम्बूद्वीप और भारत की सुदूर सीमाओं को लांघकर उन्होंने पश्चिमी देशों में ईरान तक भी ऐसी शासन प्रणाली को, ऐसी लोक कल्याणकारी नीतियां भी अपनाई और वहां पर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने सम्राट अशोक ने एक स्तंभ गड़वाया, उसमें लिखवा दिया कि समस्त प्रजा हमारी संतान है और इस पर किसी भी तरीके से अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि दुनिया के देशों ने, राजाओं ने सीमाएं जीती और सीमाएं जीतकर वहां की आम जनता पर अतिरिक्त टैक्स डाला, उनके ऊपर अत्याचार किया। वहां के जो क्रांतिकारी थे उनको जेल में डालकर उन पर गंभीर अत्याचार हुआ। लेकिन वही भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं कि मौर्य राजाओं ने सीमाएं तो जीती, राज्य तो जीते, लेकिन वहां की आम जनता पर कभी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया, उन पर अत्याचार नहीं किया, उन पर अपना राज, जिसको बोलते हैं राज कर, वो अतिरिक्त नहीं डाला, उनके ऊपर सरकारी भार नहीं डाला। इसी की बदौलत मौर्य राजाओं ने संपूर्ण जम्बूद्वीप में 137 बरस तक शासन किया। साथियों, वो इस तरीके से देखा जा सकता है। आज के परिवेश में आप देख सकते हैं पूरी दुनिया युद्ध, एक दूसरे के लिए जान की प्यासी है। एक देश दूसरे देश को खत्म करने के लिए निरंतर युद्ध कर रहा है और वहां की जनता को वहां की सीमाएं जीतने के लिए निरंतर कंटिन्यू युद्ध चल रहा है। और ऐसे युद्ध को शांत करने के लिए और दोनों देशों में शांति स्थापित हो, इसके लिए बुद्ध का धम्म दुनिया के लिए सबसे ज्यादा सार्थक होगा। और इसी की बदौलत आप अपने राष्ट्र का, देश का निर्माण कर सकते हो। शांति और करुणा के साथ में, वहां की जनता के साथ में मैत्री सद्भाव बना सकते हैं। यह बुद्ध का धम्म सिर्फ भारत के ही लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और करुणा का संदेश देने के लिए आज भी प्रतिबद्ध है। मैं आपके लिए ये एक सच्चा उदाहरण देता हूं। 15 मई 2025 को भारत सरकार और IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन दोनों लोगों ने मिलकर वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया। और इस बुद्ध पूर्णिमा दिवस महोत्सव में
दुनिया के 50 देशों से ज़्यादा के यहाँ पर इन्वेस्टर गेस्ट मौजूद रहे, और चाहे वो चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो या कंबोडिया हो, वहां के सब लोगों ने एक ही बात दोहराई, अगर पूरी दुनिया को युद्ध से मुक्त करना है तो आपको बुद्ध के धम्म की ओर लौटना होगा। और वही रास्ता सम्राट अशोक ने अपनाया था। यदि बृहदर्थ मौर्य को शुंग वंश के राजाओं ने अगर धोखे से हत्या नहीं की होती तो मौर्य साम्राज्य इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। साथियों, आपने हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पता लग पाए, क्योंकि युद्ध का विकल्प और कोई है नहीं। सिर्फ आज नहीं तो कल आपको शांति की ओर लौटना है, तो इससे तो अच्छा यह है कि पहले ही शांति स्थापित की जाए, और शांति स्थापित करने के लिए आपको युद्ध नहीं बुद्ध की ओर जाने की जरूरत है। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।